हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं और बता देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग मध्यकालीन स्टार्ट किए थे उसमें 3-4 क्लास हुआ है, उसको भी रेगुलर करेंगे। और आज एक नया सब्जेक्ट लेकर हम आए हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2 पार्ट होता है, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योग्राफी अगर पढ़ना हो तो उसमें मैप पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, दोनों के लिए आपको मैप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि मैप आपको नहीं आता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आएगा और इंडियन ज्योग्राफी तो खैर ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। और देखो, सबसे पहले एक शब्द मिलता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द है, यह शब्द यूनानी भाषा का है। यह शब्द किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है। अब देखो, यूनानी भाषा के 2 शब्द बोले तो जियो और दूसरा है ग्रेफी। कहीं कहीं मिलता है ग्रेफो। जियो और ग्रेफो से मिलकर बना है। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। यानी कि जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन या पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन या पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है या ज्योग्राफी कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि सर, ये ज्योग्राफी संपूर्ण अध्ययन जो होता है, क्या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है या केवल इंटरनल होता है या केवल एक्सटर्नल होता है? तो एक बात जानो आप, ये पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन का मतलब ये हुआ कि बाह्य अध्ययन एवं आंतरिक अध्ययन दोनों होता है। बाह्य अध्ययन और आंतरिक अध्ययन, संपूर्ण पृथ्वी का बाह्य अध्ययन और संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक अध्ययन, दोनों को कंप्लीट रूप से अध्ययन करना भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए, एक बात जानो कि इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। इसका अध्ययन क्यों करते हैं? ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं हम? ये प्रश्न बहुत शानदार है कि ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो शायद आपका जवाब आएगा कि सर, एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम में प्रश्न इससे पूछता है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। क्या एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी का अध्ययन एक और संदर्भ में किया जाता है। वह संदर्भ है कि मानव के अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करना या पर्यावरण में परस्पर आर्थिक, सामाजिक अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी समय है, इस समय का जो टाइम है वह है आपका 24 जून है 2025। यह 24 जून 2025 है। तो 24 जून 2025 है। इस समय पृथ्वी का तापमान किस गोलार्ध में ज़्यादा होगा, किस गोलार्ध में कम होगा, इसका भी अध्ययन हम करेंगे भूगोल में, ज्योग्राफी में। या इस समय जो फसलें हो रही है, कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल नहीं होगी, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, भूगोल में।
या ये सब मानव के अनुकूलतम दोहन का प्रयोग या अनुकूलतम संसाधनों के उपयोग का प्रयोग इस सब्जेक्ट में किया जाता है, जिसका नाम ज्योग्राफी है या भूगोल है। अब नेक्स्ट आओ, इसमें एक प्रश्न आता है कि सर ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान क्या है। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोलीय विज्ञान क्या है। तो देखो एक बात जान लो, एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी वह जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि सर ब्रह्मांड क्या है, जैसे ब्रह्मांड क्या है, तो एक बात तय रखना है आप कि ब्रह्मांड वैसी चीज़ है या ब्रह्मांड वह है जो अस्तित्व में हो, जो अस्तित्व में हो, चाहे पदार्थ हो या समझ जाइए ऊर्जा, चाहे पदार्थ हो या ऊर्जा, ब्रह्मांड कहलाता है। या वैसा दृश्य जो देखा जा सके और नहीं देखा जा सके, जिसका अस्तित्व निहित हो, उसे ब्रह्मांड कहा जाएगा। देखो एक बात जान लो, ब्रह्मांड के विषय में परिभाषित करते हुए जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। इस सबसे बड़ा चीज़ है कि आकाशीय पिंड जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, ठीक है, मानते हैं ये ब्रह्मांड का पार्ट है, लेकिन दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई भी देने वाले जो भी है पदार्थ या ऊर्जा जो अस्तित्व में है वही ब्रह्मांड कहलाता है। एक बात अपने आप में आप मालूम करना और तथ्य का पता लगाना, थोड़ा सा सोचना कि दुनिया में जो भी वस्तुएं दिखती है उसमें कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा रूप होता है। तो या तो वस्तु दिखेगी तो या तो पदार्थ होगा और नहीं तो ऊर्जा होगा, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा कुछ नहीं है। अब देखो, पदार्थ का अध्ययन तो आप लोग करते हैं केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, और ऊर्जा के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स या भौतिकी शास्त्र में, और दोनों को मिला के अध्ययन करना है हमको ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में जो टफेस्ट साइट्स होता है, ज्योग्राफी का पार्ट होता है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे कहा जाता है, वही स्टार्ट हम किए हैं। थोड़ा सा गौर करना इस पर, ध्यान से इसको देखना। ये भी फुल डिपेंड है मैप पर, और भारत का भूगोल जब स्टार्ट होगा तो वो भी पूरा का पूरा डिपेंड है, निर्भर है मैप पर। मैप यदि आपको आ जाएगा तो ज्योग्राफी आपको कंप्लीट आ जाएगा, और मैप यदि नहीं आएगा तो ज्योग्राफी नहीं आएगा। आज से एक बात तय मानना कि आप अपने पास एक एक मैप खरीद लो। अब मैप का नाम बता देते हैं, राजनीतिक मानचित्र होगा, मैप का नाम जो होगा राजनीतिक मानचित्र, पहले खरीदो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र माने विश्व के राजनीतिक मानचित्र। अब विश्व के राजनीतिक मानचित्र जैसे हम लोग पढ़ लेंगे तब विश्व के भौतिकीय मानचित्र या फिजिकल मैप पर भी अध्ययन करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो पहले एक काम करना है, आप जब भी अगला क्लास आए तो उसमें मैप लेकर बैठना, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सिद्धांत में विशेष मैप की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका शुरुआत होगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम या अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं, तब आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। या उसके बाद जब महादेश चालू होगा, कॉन्टिनेंट या ओशनियोग्राफी, समुद्री विज्ञान, तब आपको मैप की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना अभी से ही खरीद के आप लोग रखो, या अपना दिनचर्या जहाँ होगा वहाँ लगाओ और इस पर चर्चा करते हैं। आओ देखते हैं फिर। ब्रह्मांड, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक समस्त आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, थोड़ा सा इसमें और सुधार करना चाहेंगे कि दिखाई पड़ने वाले जितने भी वस्तुएं हैं या ऊर्जा हो या पदार्थ हो, उस सभी के सभी ब्रह्मांड कहलाते हैं। आगे बताता है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ठीक है, मानते हैं इस बात को, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एक वैज्ञानिक था एडविन हब्बल,
उन्हीं का कथन था कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब देखो, एक प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांडिकी, ब्रह्मांडिकी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तारों की है। अब देखो एक बात जानो, तारा स्टार वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है, उसके पास अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है, ठीक है। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। ये तारा का अपना गुण होनी चाहिए कि उसके पास अपनी ऊष्मा हो, हीट हो, और उसके बाद लाइट हो, तारा कहलाएगा। जाहिर सी बात है, जहाँ लाइट होगा वहाँ हीट होगा ही। और तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर तारों का जीवन काल गुजरता है। अब देखो वह अवस्था क्या क्या होनी चाहिए। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। सही बात है, तारा बनने से पहले विरल गैस का एक गोला होता है, गोला होता है। अब देखो, विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तब घने बादल के समान छा जाते हैं, घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहा जाता है। देखो प्रश्न आता है कि निहारिका किसे कहा जाता है? कि जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल बन जाते हैं, घने बादल का समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। जब इन नेबुला में संलयन विधि का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे पिंड मिलकर एक बड़ा पिंड का निर्माण करे, उसको संलयन विधि कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, यही संलयन विधि है। और एक होता है विखंडन विधि। जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसे विखंडन कहा जाता है। और संलयन कहता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करे, संलयित होकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करे तो उसे संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। देखो अब संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वह तारों का रूप ले लेता है, तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन वही He में होते रहता है। माने हाइड्रोजन बोले तो दो हाइड्रोजन मिलेगा तो एक हीलियम का निर्माण होगा। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। क्या बात है, तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक रूप भी है मैटर्स का, जैसे ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा पूछता है कि प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है या प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, तो आप बताना कि तारों में भी ईंधन प्लाज्मा के रूप में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, तारों का रंग उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि नीला व सफ़ेद रंग का तारा को युवा अवस्था कहा जाता है। युवा अवस्था का मतलब ये हुआ कि तापमान ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है और तुरंत आपका व्यवस्था हो जाएगा, तापमान आपका ज़्यादा है। तो नारंगी रंग ये प्रौढ़ अवस्था का होता है, इसका तापमान कम होता है। ये समझिए कि ढलान के बाद होता है। स्थितियाँ जब 40 प्लस 45 प्लस 50 55 प्लस जब हो जाती है तब प्रौढ़ की अवस्था होती है, वही मध्य तापमान होता है, कम तापमान होता है। आओ आगे। लाल रंग का मतलब हुआ वृद्ध, निम्न ताप का, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो निम्न ताप जब होगा तारों का तब मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। युवा अवस्था में कितना होगा? युवा अवस्था में इससे ट्रिपल होगा, लगभग 20000 डिग्री सेल्सियस। अब तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ से 3-4 फैक्ट आपका तैयार होगा, 3-4 फैक्ट यहाँ से बनेगा। एक प्रश्न बनेगा कि नीला व सफ़ेद रंग युवा अवस्था में होता है, इसका मतलब साफ है कि उच्च तापमान होता है।
दूसरा फैक्ट बनेगा, नारंगी रंग जो होता है ये प्रौढ़ अवस्था में तारों का रूप होता है, मध्य तापमान होता है, तापमान कम होता है। तीसरा रंग बनेगा लाल रंग का तारा, ये वृद्ध अवस्था में होता है, निम्न तापमान होता है। निम्न तापमान वो भी समझिए कि 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, माने मास पर डिपेंड करता है उसका फ्यूचर तारों का। नेक्स्ट पॉइंट आओ, देखो देखो अब देख लेते हैं इसमें लाल दानव तारा, रेड जॉइंट। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है वह लाल दानव का रूप ले लेता है। धीरे धीरे जब तारा का ईंधन यानी सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। अब देखो ये कौन कौन सा केस होगा भाई। ये केस होता है किस कारण ये लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या प्रभाव पड़ता है और ये लाल दानव का रूप क्यों ले लेता है। अब देखो यहाँ केस पहला, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन तारा होगा। माने एकदम श्वेत बोले तो सफेद वामन तारा हो जाएगा, श्वेत वामन तारा होगा। अब देखो श्वेत वामन तारा क्या है, इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। श्वेत वामन को छोटा तारा या अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। यानी कि यहाँ दो फैक्ट बना। एक फैक्ट बना कि लाल दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के कितना गुना से छोटा होता है, तो 1.44 गुना से छोटा होता है। दूसरा फैक्ट यहाँ बना कि श्वेत वामन तारा, इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ये छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। अब देखो काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है, जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। जब चमकता है तो श्वेत वामन, जब चमकना छोड़ देता है तो आपका काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है, छोटे छोटे तारों का अंत हो जाता है, बड़े बड़े तारे अस्तित्व में रहते हैं। तब देखो यही व्यवस्था है आपका। ये विरल गैस है, विरल गैस से निहारिका का निर्माण हुआ है, निहारिका से तारों का निर्माण हुआ है, तारों में संलयन की प्रक्रिया होती है। ये प्लाज्मा तारों में स्थित होता है और तारों में जो लाल दानव है ये जो है ना, इसका जो मास होता है ये ज़्यादा होता है 1.44 यानी सूर्य के मास से। उसके बाद से ये अभिनव तारा है, इसमें न्यूट्रॉन है, ये ब्लैक होल बताया गया है इसमें पल्सर, सब एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे अभी हम। इसमें पल्सर भी है, इसमें क्वेसर है। उसके बाद श्वेत वामन के बारे में बताया गया है। लाल दानव तारा जब कम अवस्था में हो जाएगा, कम चमकीला हो जाएगा, श्वेत वामन हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा तब ब्लैक वामन या काला वामन हो जाएगा। यह प्रोसेस है, इसको देखना, नोट्स बनाओ खूब शानदार सफ़ेद स्पाइरल वाला कॉपी में और खूब बेहतरीन तैयारी करो। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वह केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुना बड़ा हो जाए, वह तो छोटा हो जाए तो वह व्यवस्था हम बताए थे। यह है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा हो जाए तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। क्या रूप ले लेगा? अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अब देखो अभिनव तारा किसे कहा जाता है। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। यानी कि हल्के पदार्थ भारी पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। अब देखो प्रश्न मिल गया, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। अब देखो विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है, न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अब देखो अब न्यूट्रॉन तारा क्या है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व तो उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाएगा। जब घनत्व तो उच्च होगा तो जाहिर सी बात है आकार छोटा हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। अब पल्सर क्या कहलाता है, पल्सर के बारे में अभी देखते हैं। यह तारा चमकता है और बुझता रहता है, माने चमकता है बुझते रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती है, उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। देखो यहाँ प्रश्न पूछता है कि कौन से खगोलीय पिंड तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है।
उसमें अगर पल्सर आए तब पल्सर को मारो, टक से आंसर हो जाएगा, खूब शानदार आपका रिजल्ट उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, आप देखो क्वेसर अभी पढ़े तो उसको हम लोग क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है, तारों की अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। उसके बाद ब्लैक होल या कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है, यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर साहब ने की थी, चंद्रशेखर ने की थी, चंद्रशेखर ने की थी। अब देखो, जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं, जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से बड़े होते हैं, वही तारा ब्लैक होल बनता है। अब सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.44 मास इसका है, और उससे 3 गुना से भी बड़े होते हैं, उससे हम लोग उस तारा को ब्लैक होल माने ब्लैक होल बनता है। अब देखो ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। खूब शानदार, देखना एकदम खूब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर, ब्लैक वामन को अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंततः ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। अतः तारों का अंत लास्ट में, अंत में ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। अब देखो चंद्रशेखर सीमा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पूछता है एग्जाम में कि चंद्रशेखर सीमा क्या है और किसके द्वारा दी गई। अब देखो, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी कि 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना मैंने 1.5 गुना या 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। हाँ, लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करेगा। और बढ़ेगा तो ठीक रहेगा, अगर घटेगा तो धीरे धीरे उसका तापमान डाउन होगा। अब देखो नोट, इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो भारत का ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं एस चंद्रशेखर। अब देखो, लाल दानों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, अभी हम बताए हैं इसके बारे में। जब सूर्य जब लाल दानों का रूप लेगा तो अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। हाँ भाई, लाल दानों का जब रूप लेगा सूर्य तो अपने समीप के 4 ग्रहों को, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सूर्य के समीप 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इन चारों को जला देगा। नेक्स्ट आओ, अब देखो व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं, जिसको व्हाइट होल की घटना कहा जाता है। अब देखो, अब आता है आकाशगंगा या गैलेक्सी। आकाशगंगा या गैलेक्सी, देखो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारे तारों का समूह है जिसे गैलेक्सी कहा जाता है या आकाशगंगा कहा जाता है। अब देखो, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। माने तारों की आयु बढ़ने लगती है, वह आकाशगंगा के मध्य में धीरे धीरे जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक तारे कहाँ एकत्रित हुए रहते हैं, तो वह स्थान जो है बल्ज है कि सबसे अधिक तारे एकत्रित यहीं रहते हैं, इसीलिए इसे बल्ज कहा जाता है। अब देखो, बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है, अभी बताए हम। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष, 12 × 10⁸ दहलाते रहो, कितना हुआ? पूर्व हुआ था, माने 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट आओ, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया जी, 100 अरब तारे हैं। अब देखो, इसके बारे में कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी कहा।
हर्शेल ने 1805 ईस्वी में बताया कि कौन? हर्शेल, कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सही बात। हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। और उसके बाद से सुपर क्लस्टर, देखो सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। अब देखो हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगा है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगा है। एक है मंदाकिनी, दूसरा है देवयानी और तीसरा है NGC-M33। क्या है? NGC-M33। उसके बाद से है, अब देखो एक एक करके सबको देखते हैं। पहले देवयानी को देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अंड्रामेडा। क्या बोलते हैं? अंड्रामेडा। यह हमसे सबसे करीब आकाशगंगा है, माने यह हमसे सबसे करीब आकाश गंगा है। अब देखो यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। दूसरा फैक्ट है, दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। अब आओ देखो, अब देखो देवयानी है, ये देवयानी है। अंड्रोमेडा ये 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, ये NGC-H33 है, ये मंदाकिनी है, ये आकाशगंगा है। ये पूरा भाग किसका है? यूनिवर्स का है। किसका भाग है ये? यूनिवर्स का है, ब्रह्मांड का है। क्लियर? ये आकाशगंगा है, बहुत सारे तारों का समूह है। एक पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ये देखिए, पहले देवयानी है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ। अब देखो मंदाकिनी, हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहा जाता है। अब देखो मंदाकिनी का आकार अभी बताए हम, सर्पिलाकार है। अब देखो ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल, ठंडा और सबसे चमकीला क्षेत्र है। ओरियन नेबुला जो है मंदाकिनी का सबसे शीतल और सबसे चमकीला क्षेत्र है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। किसकी? मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। अब देखो नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं। नए तारे बोले तो लाल दानव, नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं। सूर्य भी बाहरी भुजा पर है, सूर्य भी बाहरी भुजा पर है। जब तारे लाल दानों की अवस्था में आ जाते हैं, जब तारे लाल दानों की अवस्था में आ जाते हैं तब तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। अभी हम बताए थे बल्ज कहा जाता है। और यहाँ सबसे अधिक तारों का निवास होता है। यहाँ के तारों की गणना करना पॉसिबिलिटी, संभावनाएं नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मध्य से केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। अभी हम बताए हैं आपको, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं, जहाँ सबसे अधिक तारों का स्थान होता है, सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल पाए, ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। क्लियर? तारों का अंत कहाँ होता है? ब्लैक होल में जाकर ही होता है। अब देखो मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ये कितना शानदार फैक्ट है। बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड
चलो कितना स्पीड से चलते हो। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसी को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। इसी को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अतः आपसे निवेदन यही है कि एक बेहतरीन मैप लेकर बैठिए आप, अब मेरे साथ जुड़िए। उम्मीद मैं करता हूं कि ज्योग्राफी से समस्या जो भी होगी आपका हम ख़त्म करेंगे और आपको उस शिखर तक लेकर चलेंगे जहां से एग्ज़ाम बहुत शानदार तरीके से आपका क्रैक होगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।